हर दिन हम अनगिनत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वाक्यों को बुनते हैं और अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मतलब शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि इन शब्दों के पीछे कितनी गहरी तार्किक संरचना है। जी, एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है असल में। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम हिंदी व्याकरण के दो सबसे मजबूत और बुनियादी स्तंभों पर एक विस्तृत नजर डालने वाले हैं। संख्या और लिंग, है ना? हाँ, संज्ञा और लिंग। और इसके लिए हमने कई प्रामाणिक व्याकरणिक नोट्स, नियमों और कुछ बेहतरीन अभ्यास पुस्तिकाओं को खंगाला है। और इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, हमारा मकसद व्याकरण को स्कूल की किसी उबाऊ किताब के पन्नों से बाहर निकालना है। हाँ, उसे एक रहस्यमयी, एक दिलचस्प पहेली की तरह सुलझाना है। ताकि भाषा की संरचना के पीछे जो मनोविज्ञान है, जो तर्क है, वो स्पष्ट हो सके और हम हर दिन इस्तेमाल होने वाले शब्दों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकें। देखिए, जब भाषा को केवल संवाद का एक माध्यम मान लिया जाता है, तो उसकी उस खूबसूरती को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो सदियों के क्रमिक विकास से बनी है। सही बात है। व्याकरण वास्तव में एक समाज के सोचने के तरीके का आईना होता है। ये दिखाता है कि इंसान अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता है और कैसे उसे अलग अलग खानों में बांटता है। तो मतलब आज जिन स्रोतों पर हम चर्चा कर रहे हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि संज्ञा और लिंग के नियम केवल मनमाने ढंग से नहीं बनाए गए हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे सांस्कृतिक इतिहास और मानव मनोविज्ञान का एक गहरा अर्थ छिपा है। तो चलिए शुरुआत संज्ञा से करते हैं। बचपन में लगभग हर किसी ने ये परिभाषा पढ़ी होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, रटी रटाई परिभाषा। बिल्कुल। लेकिन इन व्याकरणिक नोट्स को गहराई से देखने पर पता चलता है कि संज्ञा का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा है। ये केवल उन चीजों का नाम नहीं है जिन्हें छुआ या देखा जा सकता है। संज्ञा किसी भाव का नाम भी है, किसी गुण का नाम भी है और किसी अवस्था का भी नाम है। यानी अगर पेन और किताब संज्ञा है, तो हंसना, सुंदरता, बुढ़ापा और ईमानदारी भी संज्ञा ही है। हाँ, ये एक व्यापक छतरी है जिसके नीचे दुनिया की हर एक चीज, हर एक एहसास समा जाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है वो ये है कि समय के साथ व्याकरण के नियमों में कैसे बदलाव आते हैं। अच्छा। जी, मूल रूप से हिंदी भाषा में संज्ञा के केवल 3 भेद ही माने जाते थे। सिर्फ 3? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बस यही 3 मुख्य श्रेणियां थीं। तो फिर ये 5 कैसे हो गए? असल में भाषाएं कभी भी एकांत में नहीं पनपती। उनका आपस में संपर्क होता है और वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण हमारे कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद कर दिए। मतलब उन्होंने अंग्रेजी के नाउन टाइप्स को हिंदी में अपना लिया? एक तरह से हाँ, उन्होंने जातिवाचक संज्ञा के भीतर से ही 2 नई श्रेणियां निकाल ली। एक समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जैसे सभा या सेना। कलेक्टिव नाउन। जी। और दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा, जो मापने तोलने वाली चीजों के लिए होती है, जैसे सोना, पानी या दूध। ये तो इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक भाषा दूसरी भाषा के व्याकरणिक ढांचे को अपने में ढाल लेती है। बिल्कुल। और शायद जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, व्यापार बढ़ा, प्रशासन बढ़ा, वैसे वैसे हमें धातुओं और समूहों को अलग श्रेणियों में रखने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। अगर रोजमर्रा के उदाहरणों से इस वर्गीकरण को समझें तो ये भेद आसानी से स्पष्ट हो जाता है। हाँ, जैसे जब हम कहते हैं लड़का या पहाड़, तो ये एक पूरी जाति या श्रेणी को दर्शाता है। दुनिया में अनगिनत लड़के हैं, अनगिनत पहाड़ हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। सही कहा। लेकिन जब किसी विशेष की बात होती है, जैसे महात्मा गांधी या दिल्ली, तो वो अद्वितीय हो जाता है। वो अपने आप में एक ही है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह समझना तो सरल है, लेकिन भाषा का असली मनोविज्ञान तब सामने आता है जब ये शब्द अपना रूप बदलना शुरू करते हैं। हाँ, शब्दों का वो जादुई रूपांतरण। जी, शब्दों के इस रूप बदलने की प्रक्रिया को व्याकरण में विकारी होना कहा जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ ही है परिवर्तनशील। बिल्कुल। जो शब्द लिंग, वचन या कारक के आधार पर अपना रूप बदल ले, वह विकारी होता है।
शब्दों का यह रूपांतरण यह साबित करता है कि भाषा कोई स्थिर या रुकी हुई चीज नहीं है। वो एक जीवित इकाई है जो समय और संदर्भ के साथ बहती है। एकदम सही। ये रूपांतरण विशेष रूप से तब विचारणीय हो जाता है जब हम भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण को देखते हैं। नोट्स में कुछ शानदार उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे एक भौतिक अवस्था या एक क्रिया पूरी तरह से एक अमूर्त भावना में बदल जाती है। जैसे बूढ़ा शब्द को ही ले लीजिए। हाँ, बूढ़ा शरीर की एक भौतिक अवस्था है, लेकिन उसमें प्रत्यय जुड़ते ही वह बुढ़ापा बन जाता है। एक भाववाचक संज्ञा जिसे महसूस किया जाता है। और मित्र एक इंसान है, लेकिन मित्रता दो इंसानों के बीच का वो अदृश्य धागा है जो एक एहसास है। क्रियाओं के साथ भी यही होता है। हाँ, थकना वो शारीरिक क्रिया है जो हम करते हैं, लेकिन थकावट वो एहसास है जो काम के बाद शरीर में पीछे छूट जाता है। और उड़ना आसमान में जाने की क्रिया है, लेकिन उड़ान एक भाव है, एक उपलब्धि का प्रतीक है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। और ये रूपांतरण केवल संज्ञा या क्रिया तक सीमित नहीं है। व्याकरण में कुछ ऐसे जिद्दी शब्द होते हैं जो किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते, जिन्हें हम अव्यय या क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना? जी। लेकिन इन अपरिवर्तनीय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, दूर एक क्रिया विशेषण है जो केवल भौतिक स्थान को दर्शाता है, लेकिन जब इससे दूरी शब्द बनता है तो वो एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। वाह, दूरी को मीलों में मापा जा सकता है और रिश्तों में महसूस भी किया जा सकता है। बिल्कुल। किसी अच्छे काम पर दी जाने वाली शाबाश एक अव्यय है, एक क्षणिक ध्वनि है, लेकिन जब वो शाबाशी में बदलती है तो एक ऐसी अमूर्त चीज बन जाती है जिसे इंसान जिंदगी भर संजो कर रख सकता है। समीप से सामीप्य का बनना भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ये दिखाता है कि मानव मस्तिष्क कैसे भौतिक दूरियों को भावनात्मक गहराइयों में तब्दील करने की क्षमता रखता है। शब्दों के रूप बदलने की इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से एक और अनोखी स्थिति पैदा होती है। कौन सी? इसे संज्ञाओं की अदला बदली कहा जा सकता है। अरे हाँ, स्रोत में इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला नियम दिया गया है। जी, कभी कभी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, वो अचानक से पूरी की पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करने लगती है। अच्छा, हाँ, जैसे वो वाक्य जो नोट्स में था, आप तो पूरे विभीषण निकले। बिल्कुल सटीक उदाहरण। तकनीकी रूप से विभीषण रामायण के एक विशेष पात्र का नाम है जो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाता है। लेकिन इस वाक्य में विभीषण किसी व्यक्ति का नाम नहीं रह गया है, बल्कि यह धोखेबाज या घर का भेदी वाली पूरी जाति का प्रतीक बन गया है। यहाँ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ने जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लिया है। ये भाषा की कितनी बड़ी सांस्कृतिक ताकत को दर्शाता है। हाँ, जब कोई ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र समाज के मानस में इतना गहरा उतर जाता है कि उसके कर्म उसकी पहचान बन जाते हैं, तो उसका नाम एक विशेषण या पूरी श्रेणी का रूप ले लेता है। और इसका उल्टा भी भाषा में उतनी ही सहजता से होता है। बिल्कुल होता है। कई बार एक जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। मान लीजिए कोई कहता है, पंडित जी को कौन नहीं जानता। पंडित शब्द एक जातिवाचक शब्द है जो किसी भी विद्वान के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में यह शब्द अक्सर सीधे तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर इशारा करता है। संदर्भ किस तरह से व्याकरण के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ लेता है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके और भी कई उदाहरण हमारे साहित्य में बिखरे पड़े हैं। दाऊ शब्द का सामान्य अर्थ बड़ा भाई होता है। ये एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये अक्सर भगवान कृष्ण के भाई बलराम के लिए रूढ़ हो जाता है। और गोस्वामी एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो इसका सीधा अर्थ गोस्वामी तुलसीदास से लिया जाता है। जी, इन सभी नियमों के बीच एक और नियम है जो संज्ञा की पूरी प्रकृति को बदल कर रख देता है। वो कौन सा? जब भी कोई भाववाचक संज्ञा जो अमूर्त होती है, जिसे गिना नहीं जा सकता, वो अपने बहुवचन रूप में आती है, तो वो तुरंत वापस जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अच्छा, जैसे बुराई। बुराई एक भाव है, एक अदृश्य ऊर्जा है, लेकिन जब हम बुराइयां कहते हैं तो वे अलग अलग गिनी जा सकने वाली आदतें या घटनाएं बन जाती हैं। बिल्कुल, वे अब अमूर्त नहीं रहीं, वे आम चीजें बन गईं। कमाल है, संज्ञाओं ने हमें ये तो बता दिया कि दुनिया में चीजों को क्या नाम देना है, लेकिन इन नामों को समाज कैसे देखता है, ये हमें व्याकरण के दूसरे हिस्से से पता चलता है। और वो है शब्दों का लिंग या जेंडर। शब्दों के इस नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या कोई निशान। हिंदी में मुख्य रूप से 2 लिंग होते हैं,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंसानों और जानवरों के लिए पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द तो समझ में आते हैं। लेकिन हिंदी की सबसे बड़ी पहेली ये है कि यहाँ निर्जीव चीजों का भी लिंग होता है। मतलब एक पत्थर पुल्लिंग है, लेकिन एक ईंट स्त्रीलिंग है। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। एक पहाड़ पुल्लिंग है तो एक सड़क स्त्रीलिंग है। एक मेज और कुर्सी का जेंडर कैसे तय किया जा सकता है? निर्जीव वस्तुओं का ये लिंग निर्धारण पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिक्के उछालकर शब्दों के जेंडर तय कर दिए हों। सच में ऐसा ही लगता है। लेकिन व्याकरण ने इसके पीछे कुछ तार्किक ध्वन्यात्मक नियम बनाए हैं। शब्दों की ध्वनि और उनके अंत में आने वाले प्रत्यय ये पहचानने में मदद करते हैं कि कोई शब्द किस लिंग का है। जैसे अगर हम नियमों पर नजर डालें तो जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, खाना, दाना। इन शब्दों का उच्चारण करते समय एक तरह का भारीपन या एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे व्याकरण में पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है। और इसके विपरीत जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे थकावट, घबराहट, लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया। इन शब्दों के अंत में एक खिंचाव है, एक तरलता है, जिसे स्त्रीलिंग की ध्वनि माना गया है। ये नियम सुनने में काफी सीधा लगता है, लेकिन हिंदी व्याकरण की जो असली जटिलता है वो इसके अपवादों में छिपी है। अपवाद तो हर जगह होते हैं। हाँ, नियम के अनुसार ई से खत्म होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए, लेकिन मोती, पानी, दही और घी ये चारों शब्द ई पर खत्म होते हैं, फिर भी ये स्त्रीलिंग नहीं है। ये पूरी तरह से पुल्लिंग है। बिल्कुल। हम कहते हैं पानी बह रहा है, दही खट्टा है। ये अपवाद दिखाते हैं कि भाषा को किसी गणितीय फॉर्मूले में पूरी तरह से बांधा नहीं जा सकता। और ये अपवाद ही भाषा को उसका प्राकृतिक स्वरूप देते हैं। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारे आसपास फैले लिंग निर्धारण के पैटर्न को डिकोड करना मानव विज्ञान का एक दिलचस्प अध्ययन बन जाता है। व्याकरण ने हमारी पूरी दुनिया और प्रकृति को एक जेंडर विभाजन में बांट दिया है। अगर इस पैटर्न पर गौर करें तो ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज ने विशालता, भारीपन या व्यापक प्रभाव वाली चीजों को पुल्लिंग से जोड़ दिया। जैसे अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चना, बाजरा ये सब पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि शायद ये समाज के भरण पोषण का मुख्य आधार थे। पेड़ों के नाम देखिए, आम, पीपल, बरगद, नीम, ये विशाल और मजबूत पेड़ पुल्लिंग माने गए हैं। पहाड़ों के नाम जो सदियों से अड़ेग और विशालता के प्रतीक हैं, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, ये सब पुल्लिंग हैं। इसी तरह धातुओं और रत्नों के नाम सोना, तांबा, लोहा, हीरा पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। द्रव पदार्थों में दूध, घी, तेल पुल्लिंग है। ब्रह्मांड के विशाल ग्रहों के नाम सूर्य, मंगल, शनि, बुध और भारतीय महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, सावन ये सब आमतौर पर पुल्लिंग की सूची में रखे गए हैं। ये एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक पैटर्न की ओर इशारा करता है। लेकिन स्त्रीलिंग के प्राकृतिक वर्गीकरण में एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। वो कैसे? प्रकृति की वे चीजें जो बहती हैं, जिनमें तरलता है, जो जीवन को सींचती हैं या जो कला और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हैं, उन्हें अक्सर स्त्रीलिंग माना गया है। नदियों के नाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा ये सभी नदियां स्त्रीलिंग हैं। हम कहते हैं गंगा बहती है। इसी तरह दुनिया के लगभग सभी भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, मराठी। भाषाएं विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। शायद इसीलिए उन्हें मातृ रूप में देखा गया। तिथियों के नाम जो समय के बहते चक्र को दर्शाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये भी स्त्रीलिंग माने गए हैं। इस सांस्कृतिक पैटर्न को समझना आसान है, लेकिन प्रकृति के इस जेंडर विभाजन में भी कुछ असाधारण अपवाद हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, अपवाद तो यहाँ भी है। ग्रहों की सूची में हमने देखा कि वे ज्यादातर पुल्लिंग हैं, लेकिन हमारा अपना ग्रह जिस पर जीवन पनपता है, पृथ्वी, वो स्त्रीलिंग है। उसे एक माँ का दर्जा दिया गया है जो सृजन और पालन करती है। और नदियों के अपवाद तो और भी ज्यादा विचारणीय हैं। सारी नदियां स्त्रीलिंग हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और शोण व्याकरण के अनुसार ये नदियां नहीं हैं। इन्हें नद माना जाता है। यानी ये पुल्लिंग है। जी, हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र बहता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है
कि प्राचीन काल में जब लोगों ने इन जलधाराओं के रौद्र रूप, उनके विनाशकारी प्रवाह और विशालता को देखा होगा, तो समाज ने इन्हें स्त्रीवाचक ऊर्जा के बजाय पुरुषवाचक ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया। ये दर्शाता है कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह उस समय के भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र का एक मिलाजुला दस्तावेज है। नदियों को नद मानना इसी भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिणाम है। अब अगर हम लिंग बदलने के नियमों पर ध्यान दें, तो वहां भी एक व्यवस्थित लेकिन दिलचस्प ढांचा मौजूद है। स्रोत में शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कई सामान्य नियम दिए गए हैं। अ या आ को ई में बदल देना सबसे आम तरीका है, जैसे लड़का से लड़की, दादा से दादी, काला से काली, पिन, माली से मालिन, और कुछ में आनी या आइन जुड़ता है, जैसे जेठ से जेठानी, पंडित से पंडिताइन। ये सब तो तार्किक है और रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा है, लेकिन जानवरों और पक्षियों के लिंग निर्धारण में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच में भाषा के विकास पर कई सवाल खड़े करता है। आप नित्यलिंग की बात कर रही हैं? जी, नित्यलिंग। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग का कॉन्सेप्ट ये दिखाता है कि भाषा हमेशा वैज्ञानिक सटीकता का पालन नहीं करती, बल्कि ये इंसानी सहूलियत के हिसाब से चलती है। मतलब कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम भाषा में ऐसे रूढ़ हो गए हैं कि वे हमेशा एक ही लिंग में इस्तेमाल होते हैं, चाहे असल जिंदगी में वे नन हो या मादा। बिल्कुल, ये भाषा का एक ऐसा हिस्सा है जो तर्क से ज्यादा आदतों पर टिका है। इसका मतलब है कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे, जैसे उल्लू, कौवा, तोता, चीता, भेड़िया, कछुआ। अगर किसी मादा उल्लू के बारे में बात करनी है तो हमारे पास उसके लिए उल्ली या कौवी जैसा कोई अलग शब्द नहीं है। हमें मजबूरन इनके आगे मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। हम कहेंगे मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा भेड़िया। ये सोचने वाली बात है कि प्राचीन मनुष्य ने गाय और बैल या मुर्गा और मुर्गी के लिए तो अलग अलग शब्द बना लिए, क्योंकि वे उनके घरेलू जीवन का हिस्सा थे। लेकिन जो जानवर दूर जंगलों में थे या जिनका उनके जीवन पर सीधा प्रभाव नहीं था, उनके लिए उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द बनाना मुनासिब समझा। ये इंसानी मस्तिष्क की संज्ञानात्मक सहूलियत का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे हैं जो हमेशा नित्य स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे मछली, छिपकली, तितली, मक्खी, कोयल, चींटी। इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। मच्छर उड़ रहा है, ये पुल्लिंग है, लेकिन मक्खी उड़ रही है, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहेगा। अगर किसी जीव विज्ञानी को इनके नर रूप की बात करनी हो तो उसे शब्द के आगे नर जोड़ना होगा, जैसे नर मछली, नर छिपकली, नर मक्खी। अगर इसे थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में देखा जाए तो सोचिए, एक नर तितली के लिए यह भाषा के स्तर पर कितना अजीब होगा। जैविक रूप से वो नर है, लेकिन भाषा उसे हमेशा तितली पुकारेगी। और उसे उड़ते हुए देखकर लोग कहेंगे तितली उड़ रही है। अपनी असली पहचान बताने के लिए उसे नाम के आगे नर का ठप्पा लगाना पड़ेगा। व्याकरण की ये वो छोटी छोटी विसंगतियां हैं जो भाषा को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित सांस लेते हुए जीव की तरह पेश करती हैं। और भाषा की इन विसंगतियों से ही उसका असली चरित्र निखर कर आता है। भाषा गणित की तरह पूरी तरह से तार्किक या अनुमानित नहीं हो सकती। इसमें इंसानी व्यवहार की झलक होती है, थोड़ी व्यवस्थित, थोड़ी उलझी हुई और बहुत हद तक हमारी सामूहिक आदतों पर निर्भर। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही है कि आज हमने संज्ञा के विभिन्न रूपों को देखा, उनके अमूर्त भावनाओं में बदलने की प्रक्रिया को समझा। ये भी देखा कि कैसे प्रकृति और निर्जीव वस्तुओं को लिंग के आधार पर एक मनोवैज्ञानिक ढांचे में बांटा गया है। व्याकरण सिर्फ नियमों को रटने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसी खिड़की है जिससे हम ये देख सकते हैं कि एक समाज अपनी दुनिया को, अपने आसपास के पेड़ों, नदियों, जानवरों और अपनी खुद की भावनाओं को कैसे वर्गीकृत करता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भाषा के ये नियम हमारे आसपास के अव्यवस्थित वातावरण को एक तार्किक ढांचे में ढालने का काम करते हैं। जब किसी नदी को स्त्रीलिंग या किसी पहाड़ को पुल्लिंग कहा जाता है तो यह सिर्फ व्याकरण के नियम का पालन नहीं है, यह उस प्राकृतिक वस्तु के साथ एक तरह का मानवीय संबंध स्थापित करना है। संज्ञा दुनिया की पहचान करना सिखाती है और लिंग उस पहचान को एक रूप, एक आकार और एक रंग देता है। आज की इस चर्चा ने यकीनन हिंदी व्याकरण को देखने का एक ऐसा नजरिया दिया है जो किताबों की परिभाषाओं से कहीं आगे जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? जब हम संज्ञाओं के रूपांतरण पर बात कर रहे थे तो स्रोत के आधार पर यह स्पष्ट हुआ
कि जब कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन बन जाती है तो वो एक सामान्य जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। हाँ, हमने देखा था कि बुराई जब बुराइयां बनती है या दूरी जब दूरियां बनती है तो वो गिनी जा सकने वाली चीज बन जाती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। जब हम अपनी भावनाओं, दर्दों या खुशियों को गिनने या मापने लगते हैं तो क्या वे अपनी गहराई और शुद्धता खोकर सिर्फ रोजमर्रा की आम चीजें बनकर रह जाती हैं? ये तो बहुत गहराई वाली बात है। क्या भाषा हमें ये सिखा रही है कि भावनाओं को गिना नहीं जाना चाहिए, बस महसूस किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जिसे व्याकरण की किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में खोजना होगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। शब्दों के पीछे छिपे इन अर्थों पर विचार करते रहिए और भाषा के इस सफर का